हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। संविधान में जो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो इन अधिकारों के बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सारे एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ये जो संसाधन है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारतीय संसाधन, ये भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो दुकानें, नाने, होटल आदि में प्रवेश का समान अधिकार देता है, यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करता है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों, भारत में मौलिक अधिकारों की जो सर्वप्रथम मांग रखी गई थी वो 1895 में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1895 में रखी गई थी। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। 1895 के बाद 1928 में किसने? मोतीलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन था उसमें भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद में संविधान का जब निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण के समय जेबी जो कृपलानी थी, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो सबसे पहले मांग 1895 में रखी गई थी। तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये शामिल है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, समानता का अधिकार। सभी को समान प्रवेश करने का अधिकार है, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई घाट हो, चाहे कोई दुकान हो, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 1418 में, किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी इनके आधार पर, जैसे धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भी अपन भेदभाव नहीं कर सकते, और ऐसी सुरक्षा किस में है? अनुच्छेद 15 में। यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। इसके आधार पर अपन किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर अपन किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऐसा किस अधिकार के अंतर्गत दिया गया है? तो ये समानता के अधिकार पर, यानी सभी जाति, लिंग आदि के आधार पर समान है। तो ये समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार है 14 से 18। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है? 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार है। और ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से 35 लास्ट में संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत
समता के अधिकारों को एक मूल अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान ने उसमें समता का जो अधिकार है उसे एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है, जो समता का अधिकार है उसके अंतर्गत क्या समाहित है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्थानों सरकारी पदों पर समाज के दुर्लभ वर्गों के स्थानों और पदों का आरक्षण व उपयुक्त सभी। तो समता का अधिकार क्या है? किस चीज की समानता प्रदान करता है समता का मूल अधिकार? तो दोस्तों समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 1400 निकल रहा है, 14 से 18 में समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी सारे सही है। समता का जो अधिकार है उसमें विधि के समान समानता व विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्थाओं सरकारी पदों पर समाज के दुर्लभ वर्गों के लिए स्थानों एवं पदों का आरक्षण। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है। तो विधि का शासन किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है? मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक व प्रतिमानित। विधि का जो शासन है वह किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्रक्रियात्मक। विधि का शासन है वो प्रक्रियात्मक प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है। एक बार दोबारा से देख लें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह है। तो संसद द्वारा जो संशोधन की शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जो अनुच्छेद 13 है उसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती। वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं। वे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका की सामीप्य विधायिनी शक्ति के ऊपर हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर हैं। यानी व्यवस्थापिका और राज्य की जो सामान्य विधायिनी शक्ति है उससे ऊपर है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए उनके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है?
संसद उनमें सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती। वे निरपेक्ष अमर्यादित हैं। वे केवल नागरिकों के लिए हैं। वे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान हैं। तो कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। जो मूल अधिकार है, संसद उनमें सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में संसद सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। ये राज्य कर्तव्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन से विचार सही हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ये राज्य कर्तव्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचित हैं। तो 1 व 2 दो सही हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। तो भारत का संविधान कौन सा संरक्षण प्रदान नहीं करता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। संपत्ति के अर्जन व उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार है, वो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। सही उत्तर इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसके बारे में कौन सा सही है? संविधान के केवल भाग 3, संविधान के केवल भाग 3 एवं 4, संविधान के केवल भाग 4 एवं संपूर्ण संविधान। तो संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है वो संविधान के किस भाग के बारे में है? यानी भाग 3 के बारे में है, भाग 3 व 4 के बारे में है, या भाग 4 के बारे में, या संपूर्ण संविधान के बारे में? जो परिभाषा दी गई है वो किसके बारे में दी गई है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है वो संविधान के केवल भाग 3 व 4 के बारे में दी गई है। अनुच्छेद 13 नहीं सॉरी क्वेश्चन 13, मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम, भागीदारी फर्म, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति। तो मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, राजीव गांधी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटेरियन स्टडीज। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 12 की परिभाषा के अधीन राज्य नेशनल बुक ट्रस्ट, ये उस परिभाषा के अंतर्गत शामिल है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? क्षेत्रीय एवं गांधी आश्रम खादी भंडार, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली स्टॉक एवं एक्सचेंज। तो कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। ये भारतीय संविधान के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पटना विश्वविद्यालय, एक भगवान की मूर्ति। तो संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में क्या नहीं आता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, एक भगवान की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, भारत सरकार एवं संसद, ब्रिटिश एवरेज कॉरपोरेशन भोपाल नगर निगम। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर? मौलिक अधिकार क्या हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मौलिक अधिकार लचीले हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? जो अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।